हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं एक नया वीडियो सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में डिस्कशन करेंगे। क्योंकि आने वाले महीनों में दोस्तों देश में बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं। जैसे एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है, एनटीपीसी चल रहा है दोस्तों। सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है। सीटेट के बाद दोस्तों बिहार में एग्ज़ाम है, यूपी में एग्ज़ाम है, एमपी में एग्ज़ाम है। इसी तरीके से देश में अलग अलग राज्यों में बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। और इन एग्ज़ाम्स में दोस्तों जीएस से दोस्तों करीब 30 से 40 सवाल जरूर पूछ लेते हैं। 30 से 40 सवाल दोस्तों ज़रूर पूछते हैं। और इसलिए जीएस का महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये सीरीज पसंद आएगा। और आज के वीडियो में दोस्तों 25 क्वेश्चन है, और 25 में से 18 मैंने कट ऑफ रखा है। देखते हैं कौन लोग 18 क्वेश्चन सही कर ले जाते हैं, या बहुत सारे लोग 25 में 25 भी कर ले जाएंगे। जो 25 कर ले जाएंगे उनके लिए उनको उनकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। और वीडियो समाप्त होने के बाद आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा किसके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो आइए हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चलते हैं पहले सवाल पे। तो पहला सवाल हमारा है कि सिंधु सभ्यता आप लोग को मेरा वीडियो भी मैंने डाल रखा है, आप लोग देख लीजिएगा। सिंधु सभ्यता का संबंध निम्न में से किस युग से है। तो सिंधु सभ्यता दोस्तों हम लोग जैसा कि जानते हैं भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। तो आप लोग को मैं थोड़ा समय देता हूँ, आप लोग सोच लीजिए। सिंधु सभ्यता का संबंध निम्न में से किस युग से है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आद्य ऐतिहासिक युग। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अब इसमें देख लेते हैं कि आद्य ऐतिहासिक युग कहते किसे हैं। तो आद्य ऐतिहासिक युग दोस्तों उसे कहते हैं जिसकी लिपि तो मौजूद है, लिपि मिली है दोस्तों, मतलब लेख मिले हैं, लेकिन अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। अभी पढ़ी नहीं जा सकी है, इसीलिए इसे आद्य ऐतिहासिक कहते हैं। तो अब सवाल उठता है कि प्रागैतिहासिक और इन सब चीज़ों को भी देख लेते हैं कि इन्हें क्या कहते हैं। तो प्रागैतिहासिक दोस्तों उसे कहते हैं जिसमें लिखित साक्ष्य भी नहीं है, रिटन में कोई भी इंस्क्रिप्शन नहीं मिला है, इसलिए ये प्रागैतिहासिक है। और ऐतिहासिक कहते हैं जिसमें लिखित भी है, मतलब रिटन में है, और इसे पढ़ भी लिया गया है, तो इसलिए इसे कहते हैं ऐतिहासिक युग। और वैदिक युग का आप लोग को देख लीजिए। वैदिक युग दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के बाद प्रारंभ हुई थी। तो वैदिक युग का काल होता है दोस्तों 1500 से 600 ईसा पूर्व, जिसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। 1500 से 600 होता है, जिसमें दो पार्ट में है। एक वैदिक काल है और एक उत्तर वैदिक काल है। तो इसको हम लोग आगे जब प्रश्न में आएगा तो हम लोग इसको आगे डिस्कस करेंगे। तो इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक युग। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमारा है दोस्तों दूसरा सवाल। वैदिक काल में राजा की उपाधि निम्न में से क्या थी। निम्न में से राजा की उपाधि निम्न में से क्या थी। तो दोस्तों इस पे आप लोग थोड़ा सा विचार कर लीजिए कि वैदिक काल में राजा की उपाधि निम्न में से क्या थी। जनपति, गोप्ताजनस या पुरामभेता। तो दोस्तों इसका उत्तर दोस्तों हो जाएगा इनमें से सभी दोस्तों डी ऑप्शन हो जाएगा। वैदिक काल में राजा को दोस्तों इन तीनों नामों से जाना जाता था, जनपति, गुप्ताजनस और पुराभेता। अब इनका मतलब क्या होता है। तो जनपति मतलब होता है दोस्तों जन जो होता था, जन। पहले राज्य को हम लोग, राज्य बड़े नहीं होते थे तो इन्हें जन कहते थे। उसके बाद गुप्ताजनस दोस्तों, गुप्ताजनस का मतलब था राजा का कार्य होता था प्रजा की रक्षा करना, तो प्रजा की रक्षा करने के लिए इसे गुप्ता जनस से कहा जाता था। और पुरामभेता दोस्तों होता था कि ये जब युद्ध करने जाते थे और किलों को जीत लेते या दुर्गों को जीतते थे, तो दुर्ग को तोड़ने वाले जैसे ये महल होते थे, तो इनको जो तोड़ता था उसे पुराभेता कहते थे। तो इसलिए दोस्तों तीनों वैदिक काल में राजा की उपाधि तीनों थी, जनपति, गुप्ता जनस्य और पुराभेता। तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, तीनों हो जाएंगे। और ये काफ़ी सवाल दोस्तों हर एक बार एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में ये सवाल पूछा जा चुका है। जितने भी सवाल मैंने डाल रखे हैं सब इंपॉर्टेंट है और सब किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो आप लोग ध्यान से कीजिएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल दोस्तों है कि अशोक के अभिलेखों में, अशोक को हम लोग जानते हैं मौर्य काल के राजा थे, तो अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त लिपि की भाषा में कौन सा असत्य है। ध्यान से पढ़िएगा, कौन सा असत्य है। सोच लीजिए आप लोग दोस्तों। अशोक के अभिलेखों में, इसके अभिलेख जो पाए गए हैं, सबसे पहले अभिलेख अशोक नहीं, भारत में सबसे पहले अभिलेखों का किसने प्रारंभ किया था। तो अशोक ने ही शुरू किया था। तो अभिलेख में प्रयुक्त लिपि भाषा में कौन सा असत्य है दोस्तों। तो आइए इसका देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें असत्य है दोस्तों संस्कृत। अब संस्कृत दोस्तों असत्य है, तो मतलब कहने का है कि तीनों, इसमें से जो ऊपर की जो तीनों हैं ए, बी और सी, इन तीनों में अशोक के अभिलेख मिले हैं। खरोष्टी लिपि में दोस्तों पाकिस्तान में दो जगहों पर इसके अभिलेख मिले हैं। कौन कौन से हैं। शहबाजगढ़ी, एक है शहबाजगढ़ी और एक है मानसेहरा दोस्तों। ये पाकिस्तान में अब चले गए हैं, पहले भारत का ही हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन आज़ादी के बाद ये पाकिस्तान में चले गए। तो खरोष्टी में वहाँ मिले हैं। ब्राह्मी लिपि भारत में मुख्य रूप से पाई गई है। और अरमाइक के भी दोस्तों, अरमाइक को दोस्तों ग्रीक भाषा से संबंधित बोलते हैं।
ग्रीक रोमन जो थे, ग्रीक भाषा से संबंधित थे, इसलिए अरमाइक लिपि में भी इसके अभिलेख मिले हैं। अब प्रश्न उठता है कि संस्कृत में क्यों नहीं मिले हैं, क्योंकि संस्कृत तो उस समय वैदिक काल में संस्कृत का, आर्यों के आने के बाद संस्कृत का उदय हो ही चुका था, तो संस्कृत में इसलिए नहीं मिले हैं कि संस्कृत उस समय दोस्तों उच्च वर्ग की भाषा थी। उच्च वर्ग जैसे ब्राह्मण कुल और क्षत्रिय कुल की भाषा थी, ये आम लोगों के लिए नहीं थी। और अशोक के अभिलेख क्या काम करते थे, अशोक के अभिलेख आम लोगों के लिए आदेश के रूप में होते थे, ऑर्डर होते थे आम लोगों के लिए। तो इसीलिए दोस्तों अभिलेख संस्कृत में नहीं लिखे गए हैं। उस समय की जो प्रचलित भाषा, जो ब्राह्मी थी, जो आम लोगों की भाषा थी, उसमें दोस्तों मिले। तो इसलिए संस्कृत इसका ऑप्शन हो जाएगा सही। इसका हो जाएगा दोस्तों डी, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा सत्य है, तो ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सोम नामक पेय पदार्थ का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में है। हम लोग जानते सोम नामक पेय पदार्थ का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में है। तो हम लोग जानते हैं कि ऋग्वेद, आप लोग को पता होगा कि ऋग्वेद के कितने मंडल होते हैं, तो अगर नहीं पता है तो आप लोग खोज लीजिएगा। तो चलिए अब इसका हम लोग जवाब देख लेते हैं कि सोम नामक पेय पदार्थ का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में है दोस्तों। तो ये हो जाएगा नवम मंडल, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, नवम मंडल दोस्तों। नवम मंडल हो जाएगा इसका सही जवाब सी। तो तीसरे मंडल में क्या क्या मिलता है, ये इन पे भी नज़र डाल लेते हैं। तो तीसरे मंडल में दोस्तों मिलता है जो सूर्य देवता को समर्पित जो गायत्री मंत्र है, उसका वर्णन है तृतीय मंडल में। और 10वें मंडल को दोस्तों सबसे लास्ट में जोड़ा गया था। प्रथम और पहले और 10वें को सबसे लास्ट में जोड़ा गया था। और 10वें में दोस्तों क्या बात है, चतुष्वर्ण, जो 4 वर्ण जो है, 4 वर्ण कौन कौन से हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय के बाद हो जाएंगे वैश्य, और वैश्य के बाद दोस्तों शूद्र। तो इनका पहली बार वर्णन दोस्तों किसमें मिलता है, 10वें मंडल में। ऋग्वेद के 10वें मंडल में इन चारों का वर्णन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, सोम नामक पेय पदार्थ का वर्णन है दोस्तों नवम मंडल, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि सिंधु सभ्यता बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये काफ़ी कम जगह आपको देखने को मिलेगा कि सिंधु सभ्यता के किस नगर में तारांकित सड़कों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तारांकित सड़कों के दोस्तों, तारांकित मतलब स्टार शिफ्ट। हर जगह आपने पढ़ा होगा कि सड़कें समकोण पर काटती थी, लेकिन तारांकित सड़कों का अवशेष कहाँ प्राप्त हुआ है दोस्तों, आप लोग सोच लीजिए। अगर आप लोग को नहीं पता है तो मैं बता ही दूंगा। तो इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। बनावली में दोस्तों इसके तारांकित सड़कों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, बनावली। तो अब इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अब लोथल क्या है, लोथल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो लोथल है दोस्तों इसका बंदरगाह नगर, प्रमुख बंदरगाह, सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन था, लोथल। ये भोगवा नदी के तट पे पाया जाता है। और ये किस जगह पे स्थित है, तो ये गुजरात में है दोस्तों। ये है गुजरात में लोथल पाया जाता है। बनावली किस जगह पे है, बनावली दोस्तों हरियाणा में पाया जाता है, हरियाणा में बनावली। और हरियाणा में क्या क्या मिले हैं, तो हरियाणा में दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इससे पूछता है, मिट्टी के हल कहाँ प्राप्त हुए हैं। तो मिट्टी के हल कहाँ प्राप्त होते हैं, तो बनावली में दोस्तों। मिट्टी के हल कहाँ है, बनावली में। तो ये हो जाएगा इसका सही जवाब दोस्तों, इसका हो जाएगा बनावली। सिंधु सभ्यता के किस नगर में तारांकित सड़कों के अवशेष प्राप्त हुए, तो बनावली, ऑप्शन बी हो जाएगा। और यह हरियाणा में है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। हमारा अगला सवाल है दोस्तों कि देख लीजिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा गया है कि आग का आविष्कार निम्न में से किस काल में हुआ था। आग का आविष्कार दोस्तों सबसे पहले मनुष्य ने किसका खोज किया था, आग का आविष्कार खोज किया। तो आग का आविष्कार किस काल में हुआ था, तो आप लोग थोड़ा देख लीजिए। अगर आप लोग को पता है, नहीं तो मैं ऑप्शन बता देता हूँ। तो आग के आविष्कार दोस्तों हुआ था किस काल में, तो ये हो जाएगा दोस्तों पूरा पाषाण काल, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। ताम्र पाषाण काल को हम लोग जानते हैं हड़प्पा से। अगर आप लोग को नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, ताम्र पाषाण काल का युग कौन सा रहा है, तो हड़प्पा से पहले जो ग्रामीण बस्तियाँ हुई थी, हड़प्पा सभ्यता से पहले जो ग्रामीण बस्तियाँ थी, उनको हम लोग ताम्र पाषाणिक संस्कृति थी, तो इन्हें हम लोग ताम्र पाषाण संस्कृति कहते हैं। उसके बाद मनुष्य ने कृषि, इसमें एक और मैंने लिखा हुआ है ऑप्शन डी, देख लीजिए आप लोग, मनुष्य ने कृषि प्रारंभ किया था तब। तो मनुष्य ने कृषि कब प्रारंभ किया था, नवपाषाण काल में दोस्तों, नवपाषाण काल में। और इसके प्राचीनतम साक्ष्य भारतीय उपमहाद्वीप में कहाँ मिले हैं इसके प्राचीनतम साक्ष्य, तो यह दोस्तों मेहरगढ़, पहले दोस्तों मेहरगढ़ था, अब नया जगह आ गया है लहुरा देव अब नया जगह है जहाँ पे कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य पाए गए हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, आग का आविष्कार निम्न में से किस काल में हुआ था, तो ये हो जाएगा पूरा पाषाण काल, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, चलिए अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में तांबा का हल कहाँ से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता में तांबा का हल कहाँ से प्राप्त हुआ है।
मिट्टी के हल तो मैंने बताया था कि कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो बनावली से, आप लोग को पिछले प्रश्न में। तो इसका ऑप्शन क्या क्या है, ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी बनावली और डी कालीबंगा। अब आप लोग बताइए इसमें से हड़प्पा में तांबा के हल कहाँ से प्राप्त हुए हैं दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हड़प्पा में तांबा के हल दोस्तों प्राप्त हुआ है, हड़प्पा से ही प्राप्त हुए हैं, हड़प्पा से ही तांबा का हल प्राप्त हुआ है। तो हड़प्पा के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। हड़प्पा की खोज हुई थी 1921 में। इसकी खोज किए थे दयाराम साहनी ने, इसकी खोज की थी। और यहाँ पे और क्या क्या मुख्य चीज़ें, एक दो और चीज़ें मिली हैं। पहले तो दोस्तों ये रावी नदी के तट पे है, रावी नदी के तट पे है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। और यहाँ से पशुपति की भी मूर्ति मिली है। पशुपति जो वहाँ के मुख्य देवता हुआ करते थे, पशुपति की मूर्ति प्राप्त हुई है। उसके बाद मोहनजोदड़ो देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई थी। 1922 में इसकी खोज की थी राखल दास बनर्जी ने। राखल दास बनर्जी ने की थी। ये सिंधु नदी के तट पे है दोस्तों। यहाँ से मुख्य जो स्थल प्राप्त हुए हैं वो है बृहद स्नानागार। बृहद स्नानागार जो बहुत बड़ा, जो बाथ का जो वो था, धर्म का एक प्रतीक है, तो बहुत बृहद स्नानागार प्राप्त हुए हैं। अन्नागार, एक बहुत बड़ा अन्नागार प्राप्त हुए हैं। और उसके बाद यहाँ पे नर्तकी की मूर्ति भी एक दोस्तों प्राप्त हुई है। नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। उसके बाद बनावली, तो बनावली से मैंने बताया कि मिट्टी के हल प्राप्त हुए हैं। और कालीबंगन से दोस्तों क्या, कालीबंगन कहाँ है, राजस्थान में। और राजस्थान से यहाँ से क्या प्राप्त हुए, जूते हुए खेत के साक्ष्य, जूते हुए जो खेत हैं उसके साक्ष्य बनावल कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा कहाँ है, तो घग्गर नदी के तट पे है। घग्गर नदी के तट पे कालीबंगा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब कौन सा था, इस प्रश्न का सही जवाब था दोस्तों हड़प्पा। तांबा का हल कहाँ से प्राप्त हुआ है, हड़प्पा से। मिट्टी का हल कहाँ से प्राप्त हुआ है, बनावली से। आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा क्योंकि बहुत लोग इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए इसका सही जवाब था हड़प्पा। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि एक श्रृंगी पशु किस काल के मोहरों पर अंकित है। एक श्रृंगी पशु, जैसे हम लोग गैंडा को देखते हैं आज जो हमारा गैंडा है, वैसे ही एक श्रृंगी पशु एक किसी काल के मोहरों पर अंकित हुआ करता था। तो इसका ऑप्शन दोस्तों क्या क्या है, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता और पूरा पाषाण काल। तो आप लोग बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों। इसका सही जवाब होगा हड़प्पा सभ्यता दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता में एक श्रृंगी पशु पाया जाता था। एक श्रृंगी पशु के साक्ष्य मिले हैं, साक्ष्य नहीं दोस्तों, सॉरी, साक्ष्य नहीं मिले हैं, इसके मोहरों पे एक श्रृंगी पशु अंकित मिला है। कुछ मोहरें मिली हैं, उस पे एक सिंह, एक बैल है, जिसपे बैल नुमा एक जानवर है, उसके उस पर एक सिंह का आकार मिला है। और एक काफ़ी ज़्यादा मोहरों पर प्राप्त हुआ है। तो इससे पता चलता है काफ़ी महत्वपूर्ण जानवर रहा होगा उस समय का, जिसकी पूजा वगैरह की जाती रही होगी। और यहीं से कहा जाता है कि यहीं से, इसी एक श्रृंगी पशु जो मोहरों पर प्राप्त हुआ है, इसी से प्रेरित होकर अशोक ने अपने स्तंभों पर सिंह के चित्र बनवाए थे। सिंह का जो मूर्ति वगैरह जो बना है अशोक के शिलालेखों पे, वो यहीं से उसको प्रेरणा मिली थी। तो इसका एक श्रृंगी पशु के किस काल के मोहरों पर प्राप्त हुआ है, तो ये हो जाएगा दोस्तों हड़प्पा सभ्यता। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि अब ये सल्तनत काल से हम लोग दोस्तों मध्यकालीन इतिहास में हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें पहला प्रश्न दोस्तों हमारा हो जाएगा, प्रशासन के क्षेत्र में, प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में इल्तुतमिश की निम्न में से कौन सी प्रमुख देनें रही हैं। प्रशासन के क्षेत्र में इल्तुतमिश की प्रमुख देनों के बारे में हम यहाँ पे सवाल में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन में बता देता हूँ क्या क्या है। इक्तादारी व्यवस्था, मुद्रा प्रणाली, सैन्य संगठन, उपरोक्त में से सभी। आप लोग बताइए इसमें से कौन सा सही जवाब होगा। इसका जवाब जब तक आप लोग इल्तुतमिश के बारे में अच्छे से नहीं पढ़े होंगे, केवल फैक्ट रटे होंगे तो नहीं आएगा। अगर आप लोग इसको अच्छे से पढ़े होंगे तो आप लोग को जरूर इसका जवाब आ जाएगा। तो चलिए मैं इसका जवाब बता देता हूँ। इसका जवाब है दोस्तों उपरोक्त में से सभी। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। इक्तादारी व्यवस्था इसी ने प्रारंभ की थी। इक्ता जो अपने प्रांत को सूबों में, छोटे छोटे सूबों में बांट दिया और वहाँ पे प्रशासन चलाने के लिए छोटे छोटे अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रशासनिक अधिकारियों को नियुक्त किया। तो ये इक्तादारी व्यवस्था हो जाएगी। उसके बाद मुद्रा प्रणाली दोस्तों, सल्तनत काल में सबसे पहले मुद्रा प्रचलन किसने शुरू किया था, तो इल्तुतमिश ने ही शुरू किया था। और सैन्य संगठन में आप लोग जानते हैं चालीसा दल का गठन किया। और इसके समय में बहुत सारे आक्रमण होते थे। तो मंगोलों के आक्रमण को रोकने के लिए इसने सैन्य संगठन गठित किया और एक चालीसा दल का गठन किया था, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था, जो राजा के सुरक्षा के लिए लगाया था। तो ये हो जाएगा दोस्तों इसकी प्रमुख देनें कौन सी थी प्रशासन के क्षेत्र में, तो उपरोक्त में से सभी। इक्तादारी व्यवस्था भी इसकी देन थी, मुद्रा प्रणाली भी थी और सैन्य संगठन भी इल्तुतमिश ने ही प्रारंभ किया था। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है कि राज्य के संबंधों में उलेमा के दखल के विरोध, उलेमा मतलब काजी के जो रूप में होते थे, जो न्याय वगैरह करते थे, उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था। तो उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था। ऑप्शन है दोस्तों बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद गोरी। आप लोग इसका सही जवाब बताइए, सोच लीजिए।
चलिए मैं इसका सही जवाब बता देता हूँ। इसका सही जवाब है दोस्तों, राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो ये हो जाएगा इसका सही जवाब ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों उलेमा का विरोध किसने किया था? उलेमा के दखल का विरोध दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी पे और बात कर लेते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों सल्तनत काल में सबसे पहले बाजार व्यवस्था लेकर आया, बाजार में सुधार किया। दोस्तों बाजार में सुधार व्यवस्था किसने शुरू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके बाद इसने दाग और हुलिया प्रथा, अपने सेना को गठित करने के लिए इसने दाग और हुलिया प्रथा प्रचलित किया था। दोस्तों हुलिया प्रथा, ये इसकी कुछ महत्वपूर्ण देने थी। और इसी के समय एक इसका एक सेनापति हुआ करता था जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको हम लोग जिसका नाम दोस्तों 1000 दिनारी था। आप लोग इसको कमेंट में बताइएगा 1000 दिनारी किसे कहा जाता था? 1000 दिनारी किसे कहा जाता था? इसको कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा 1000 दिनारी किसे कहा जाता था। बलबन दोस्तों क्या किया था? तो बलबन की प्रमुख व्यवस्था थी, इसने दीवाने अर्ज, जो सैन्य व्यवस्था, सैन्य विभाग जिसको कहते हैं दीवाने अर्ज की स्थापना किसने? बलबन ने। मोहम्मद बिन तुगलक दोस्तों इसने राजधानी परिवर्तन किया था, दिल्ली से इसने देवगिरी तक राजधानी अपनी ले गई थी। और भी इसके महत्वपूर्ण कुछ इसके कार्य रहे हैं जो हम लोग आगे प्रश्न आएंगे तो हम लोग आगे देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न को हम लोग। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, राज्य के संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो इसका सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा कि 11वीं सदी में, प्रश्न भी 11वां है। और देखिए 11वीं सदी में भारत का दर्पण किसे कहा जाता था? तो 11वीं सदी में भारत का दर्पण किसे कहा जाता था? यहाँ पे कुछ किताबों के नाम है दोस्तों। किताबुल हिंद को कहा जाता था, किताबुल रहला को कहा जाता था, या अर्थशास्त्र को कहा जाता था, या इंडिका को कहा जाता था? तो आप लोग बताइए 11वीं सदी में भारत का दर्पण किसे कहा जाता था? किताबुल हिंद, किताबुल रहला, अर्थशास्त्र या इंडिका? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा किताबुल हिंद। अब किताबुल हिंद किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी दोस्तों अलबरूनी। अलबरूनी भारत किसके साथ आया था? अलबरूनी आया था दोस्तों मोहम्मद गजनवी के साथ। दोस्तों 11वीं सदी में भारत आया था मोहम्मद गजनवी के साथ। किताबुल रहला के बारे में देख लेते हैं। किताबुल रहला किसने लिखा था? इब्ने बतूता। इब्ने बतूता किसके काल में भारत आया था? तो इब्ने बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था, तो इसने किताबुल रहला लिखा था। अर्थशास्त्र दोस्तों, अर्थशास्त्र जानते हैं हम लोग, मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य के सेना प्रधानमंत्री हुआ करता था कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था। उसके बाद इंडिका किसने लिखा था? तो इंडिका दोस्तों मेगास्थनीज ने लिखा। तो मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही एक सेल्यूकस निकेटर हुआ करता था, सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, उसी का दूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में उसी ने इंडिका लिखा था, और इंडिका में इसने भव्य नगरों की, भारत के जो पाटलिपुत्र था उसका वर्णन इसने काफ़ी भव्य रूप में किया है इंडिका में। तो इंडिका का हो जाएगा दोस्तों मेगास्थनीज। चलिए अगले प्रश्न, इसका सही जवाब हो जाएगा कि 11वीं सदी में भारत का दर्पण कहा जाता है दोस्तों किसे? किताबुल हिंद, ऑप्शन ए को, किताबुल हिंद को दोस्तों कहा जाता था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा निम्न में से कौन थी? दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा निम्न में से कौन सी? दरबारी भाषा मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज दिल्ली सल्तनत की कौन सी? ऑप्शन देख लेते हैं, उर्दू, फारसी, हिंदी या अरबी? उर्दू, फारसी, हिंदी या अरबी? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब है दोस्तों दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा निम्न में से फारसी थी दोस्तों। कौन सा? ऑप्शन बी दोस्तों, फारसी। और फारसी का एक और है कि दोस्तों ये मुगलों की भी दोस्तों ऑफिशियल लैंग्वेज थी फारसी मुगलों की भी ऑफिशियल लैंग्वेज थी। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से चोल किस वंश के सामंत थे? चोल दोस्तों, चोल कहाँ पाए जाते थे? चोल दक्षिण भारत में शासन करते थे। तो निम्नलिखित में से चोल किस वंश के सामंत थे? जो आज का जो आंध्र प्रदेश है ना दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में चोल पाए जाते थे। तो ये प्रारंभ में राजा नहीं थे, प्रारंभ में किसी के सामंत थे, और जब उनकी सत्ता कमजोर हुई तो ये शासक बन बैठे। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है दोस्तों पल्लव, सातवाहन, पांड्य और चेदी। ऑप्शन है दोस्तों पल्लव, सातवाहन, पांड्य और चेदी। आप लोग बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों चलिए इसका जवाब देख लेते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों पल्लव वंश जो थे, तो पल्लव के ये सामंत थे। चोल प्रारंभ में पल्लव के सामंत थे। अब देख लेते हैं कि पल्लव का संस्थापक दोस्तों कौन था? तो पल्लव का संस्थापक है दोस्तों सिंह विष्णु। ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है। तो इनमें सभी सवाल जो भी मैंने डाल रखे हैं सब इंपॉर्टेंट सवाल हैं, आप लोग जरूर ध्यान से देखिएगा। तो पल्लव वंश का संस्थापक था सिंह विष्णु। और चोल का कौन संस्थापक रहा होगा? जो प्रश्न में पूछा गया चोल, तो चोल का संस्थापक दोस्तों आप लोग पता होगा, अगर नहीं तो देख लीजिए, विजयालय जो थे ये चोल वंश के संस्थापक थे। चोल वंश के संस्थापक विजयालय थे।
सातवाहन दोस्तों, जब मौर्य वंश का जब पतन हुआ तो उस समय दक्षिण भारत में एक सत्ता उभरी जिन्हें सातवाहन कहते थे। और पांड्य के समय में आप लोग जानते हैं संगम, संगम लिटरेचर जिसको संगम काल बोलते हैं, तो पांड्यों के समय में ही संगम काल हुआ था दोस्तों। पांड्यों के समय में कौन सा हुआ था? तो इसका सही दोस्तों सही जवाब हो जाएगा चोल किस वंश के सामंत थे? तो चोल थे दोस्तों पल्लवों के सामंत। कौन थे? चोल थे। पल्लवों के सामंत कौन थे? चोल थे। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि चीन में व्यापारिक दूत भेजने वाले चोल सम्राट निम्न में से कौन थे? चीन में व्यापारिक दूत भेजने वाले चोल सम्राट निम्न में से कौन थे? चोलों का काल कब रहा है? तो चोलों का काल रहा है दोस्तों 1000 ईस्वी, 1000 ईस्वी के आसपास, 11वीं सदी, सॉरी दोस्तों 10वीं सदी में, 10वीं सदी में चोलों का काल रहा है। तो इनमें से कौन से चोल सम्राट रहे हैं जिन्होंने चीन में अपने दूत भेजे थे? तो ऑप्शन देख लेते हैं। राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, कुलोत्तुंग चोल। तो इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी, डी हो जाएगा इसका सही जवाब, डी। राजराज प्रथम ने भी भेजा था, राजेंद्र प्रथम ने भी, और सबसे अंत में कुलोत्तुंग चोल ने भेजा था। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। अब राजराज प्रथम कौन है? तो राजराज प्रथम है दोस्तों, इन्होंने चोल, जब परांतक प्रथम चोल शासक था, परांतक प्रथम, इसके काल में चोलों की शक्ति काफ़ी मजबूत हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद पतन हो गया चोलों का। तो उसके बाद राजेंद्र प्रथम ही था जिन्होंने दोबारा चोलों को शक्तिशाली बनाया और काफ़ी विजय प्राप्त की। इवन श्रीलंका पर इसने राजराज प्रथम ही था जिसने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। उसके बाद राजेंद्र प्रथम, ये राजराज प्रथम का ही बेटा था राजेंद्र प्रथम। इसने दोस्तों और साउथ ईस्ट एशिया को ही जीत लिया था, मतलब आज का जो इंडोनेशिया है, मलय प्रायद्वीप है, म्यांमार है, इन सबों पर राजेंद्र प्रथम ने विजय प्राप्त की थी। उसके बाद कुलोत्तुंग चोल, तो कुलोत्तुंग चोल की, ये चोल और चालुक्यों के मिश्रित रक्त से उत्पन्न हुए थे। इसमें चोल और चालुक्य दोनों का मिश्रित रक्त था। यहाँ से चोलों का पतन आरंभ हो जाता है। कुलोत्तुंग चोल के बाद चोलों का पतन आरंभ होता है। उसके बाद दोस्तों चलिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, इसका सही जवाब हो जाएगा। चीन में व्यापारिक दूध भेजने वाले चोल सम्राट इनमें से सभी हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा कि यज्ञ संबंधी विधि विधान, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल और बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि यज्ञ संबंधित विधि विधान निम्न से किस वेद में वर्णित है? तो इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा यज्ञ संबंधी विधि विधान निम्न में से यजुर्वेद में। इसके बहुत सारे लोग इसका ऋग्वेद मार के आते हैं, लेकिन इसका सही जवाब हो जाएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी विधि विधान के बारे में वर्णित किया गया है। अब सामवेद क्या है? तो सामवेद दोस्तों जानते हैं हम लोग, हमारे संगीत, भारतीय संगीत का जो जन्म हुआ है वो सामवेद से हुआ है। अथर्ववेद में क्या हुआ है? तो अथर्ववेद में जादू टोना इत्यादि से संबंधित बातें की गई हैं अथर्ववेद में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न है किस मुस्लिम शासक ने अपने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनवाई थी? किस मुस्लिम शासक ने अपने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनवाई थी? तो ऑप्शन देख लेते हैं। मोहम्मद गौरी, बलबन, मोहम्मद गजनवी या अकबर। मोहम्मद गौरी, बलबन, मोहम्मद गजनवी या अकबर। तो इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद गौरी, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। मोहम्मद गौरी ने अपने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनवाई थी। मोहम्मद गजनवी क्या करता था? मोहम्मद गजनवी के सिक्कों पर दोस्तों पीछे एक तरफ अरबी में और एक तरफ तुर्की में और एक तरफ संस्कृत में लिखा रहता था, एक तरफ संस्कृत में लिखा रहता था मोहम्मद गजनवी के सिक्कों पर। तो मोहम्मद गौरी हो जाएगा जिसने अपने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनवाई थी। मोहम्मद गौरी ही था जिसने तराइन के प्रथम युद्ध में इसको पृथ्वीराज चौहान ने हराया था, जो 1191 में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में। यहाँ से भी सवाल हमेशा यहाँ से सवाल बनता है। और 1192 में दोस्तों क्या हुआ था? 1192 में तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ उसमें इसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। तो ये मोहम्मद गौरी हो जाएगा इसका सही जवाब। लक्ष्मी देवी आकृति किसने बनवाई थी? मोहम्मद गौरी ने। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन, अब ये है आधुनिक भारत से सवाल आ गया दोस्तों कि होम रूल आंदोलन की स्थापना से नहीं जुड़ा है। निम्न में से कौन है जो होम रूल आंदोलन की स्थापना से नहीं जुड़ा है? ऑप्शन देख लेते हैं। एनी बेसेंट, लाला हरदयाल, लोकमान्य तिलक और सुब्रमण्यम अय्यर। तो इसमें इसका दोस्तों आप लोग सही जवाब बता दीजिए। हो सकता है आप लोग को पता भी होगा, अगर नहीं है तो मैं बता देता हूँ आप लोग को। इसका सही जवाब है दोस्तों लाला हरदयाल। लाला हरदयाल जो है वो होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़े थे। बाकी एनी बेसेंट, इन्होंने होम रूल प्रारंभ किया था। लोकमान्य तिलक, इन्होंने भी होम रूल आंदोलन किया था। और सुब्रमण्यम अय्यर ये एनी बेसेंट के होम रूल से जुड़े हुए थे। तो होम रूल आंदोलन देख लेते। लाला हरदयाल क्या कहते? तो लाला हरदयाल दोस्तों 1913 में यूएसए अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में इन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की थी। सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी और वहाँ से गदर नामक पत्रिका भी प्रारंभ किया था। अब होम रूल आंदोलन कब हुआ था? तो होम रूल आंदोलन दोस्तों 1916 में हुआ था, 1916 में। और जी सुब्रमण्यम अय्यर से भी एक सवाल पूछता है कि
जो आज जो हम लोग द हिंदू जो न्यूज़पेपर देखते हैं ना दोस्तों, तो द हिंदू की स्थापना किसने की थी? तो जी सुब्रमण्यम अय्यर ने द हिंदू की स्थापना की थी, जी सुब्रमण्यम अय्यर ने। तो चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा लाला हरदयाल। लाला हरदयाल होम रूल की स्थापना से नहीं जुड़े थे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि पहला दिल्ली दरबार, दिल्ली दरबार हम लोग जानते हैं ये ब्रिटिश काल में दिल्ली दरबार का आयोजन होता था। तो प्रश्न है कि पहला दिल्ली दरबार किस वर्ष आयोजित किया गया था? ऑप्शन देख लीजिए, 1873, 1877, 1903 और 1911। तो पहला दिल्ली दरबार दोस्तों आप लोग को बताना है। पहला दिल्ली दरबार कब हुआ था? तो पहला दिल्ली दरबार दोस्तों 1877 में हुआ था, 1877। ऑप्शन बी जो है वो 1877 इसका सही जवाब है, पहला दिल्ली दरबार। तो पहला दिल्ली दरबार कब हुआ था? 1877 में। तो अगर पहला दिल्ली दरबार हुआ है तो और भी हुए होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, कुल मिलाकर 3 दिल्ली दरबार आयोजित हुए थे। तो पहला हुआ था 1877 में, दूसरा हुआ 1903 में और तीसरा हुआ 1911 में। 1911 के बारे में तो आप लोग पढ़े होंगे कि इस समय बंगाल विभाजन जो था उसको रद्द कर दिया गया था। तो 1911 में तीसरा हुआ था, 1903 में दोस्तों दूसरा हुआ था और 1877 में पहला हुआ था। तो 1870 में पहले में क्या क्या हुआ था? तो ब्रिटेन की जो साम्राज्ञी थी, ब्रिटेन की साम्राज्ञी को दोस्तों कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। ब्रिटेन की साम्राज्ञी को कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी और इसे भारत का साम्राज्ञी घोषित किया गया था। ब्रिटेन की जो महारानी थी उसे भारत का साम्राज्ञी घोषित किया गया था 1877 में और इसे कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। तो चलिए पहला हुआ था 1877 में, दूसरा हुआ 1903 में और तीसरा हुआ 1911 में। यहाँ से सवाल दोस्तों हम अगर बनाते हैं तो बहुत बार यहाँ से भी सवाल पूछा गया है कि दिल्ली दरबार से सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। तो आप लोग को यहाँ से क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा कि जालियांवाला बाग, देखिए ये जालियांवाला बाग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल कौन था? जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल दोस्तों आप लोग को बताना है कि गवर्नर जनरल जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय कौन था? तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड और लॉर्ड मिंटो। आप लोग इसका सही जवाब बता दीजिए। तो इसका सही जवाब है दोस्तों, चलिए मैं बता देता हूँ, लॉर्ड चेम्सफोर्ड इसका सही जवाब है। ऑप्शन सी जो है इसका लॉर्ड चेम्सफोर्ड इसके सही जवाब है। कैनिंग दोस्तों कब थे? कैनिंग हो जाएगा 1857 का जब विद्रोह हुआ था उस समय कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे, जो पहले वायसराय बने थे। वायसराय बने थे भारत के पहले वायसराय कौन बने? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड डलहौजी दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी 1845 से 1856 तक ये भारत के गवर्नर जनरल रहे। अब गवर्नर लॉर्ड डलहौजी के काल में मुख्य मुख्य बातें हुई थी। ये व्यपगत का सिद्धांत हो जाए, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जिस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो जिनके जो वंशज नहीं होते थे, जिनको जिन राजाओं के जो पुत्र नहीं होते थे उनको ये ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेते थे, ये थे लॉर्ड डलहौजी। इन्हीं के समय में ट्रेन चली थी 1853 में दोस्तों, इन्हीं के समय में 1853 में ट्रेन का चली थी। 1800 लॉर्ड चेम्सफोर्ड हो गए दोस्तों। जालियांवाला बाग हत्याकांड में कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड ऑप्शन सी। और लॉर्ड मिंटो दोस्तों 1909 में जब मार्ले मिंटो रिफॉर्म आया था उस समय दोस्तों कौन थे? लॉर्ड मिंटो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इसका लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा निम्न में से किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा निम्न में से किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन है दोस्तों 1835, 1845, 1858 और 1885। तो इसका सही जवाब आप लोग बता दीजिए। इसका सही जवाब दोस्तों भारत में अंग्रेजी शिक्षा निम्न से किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों 1835। 1835 में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ हुआ था। तो 1835 में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ किसने किया था? तो दोस्तों उस समय एक मैकाले हुए थे, लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले जो विधि आयोग के सदस्य थे। विधि आयोग जो वायसराय गवर्नर जनरल का जो कैबिनेट होती थी उसमें विधि आयोग के जो सदस्य थे लॉर्ड मैकाले। तो इन्होंने दोस्तों मैकाले मिनट, इनका एक बहुत फेमस है, मैकाले मिनट दिया था। तो इन्होंने भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार पर बल दिया और उसी समय से 1835 से भारत में अंग्रेजी शिक्षा का विकास प्रारंभ हुआ। अब 1858 में आप लोग को पता ही है कि जब कंपनी का शासन समाप्त हो गया और साम्राज्य के हाथ में भारत का शासन चला गया 1857 के विद्रोह के बाद, और 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। चलिए अगले प्रश्न पे देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रीय गीत को, देखिए अब ये है जीके से क्वेश्चन। जीके से भी जैसे एनटीपीसी में दोस्तों जीके से बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं। तो जीके का सवाल है कि राष्ट्रीय गीत को गाने में कितना समय लगता है? ध्यान से सवाल पढ़िएगा। राष्ट्रीय गीत है ना कि राष्ट्रीय गान है। तो इसका देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है। तो ऑप्शन है दोस्तों 52 सेकंड, 45 सेकंड, 65, 65 सेकंड या 60 सेकंड। तो राष्ट्रीय गीत को गाने में राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? आप लोग को पता है राष्ट्रीय गीत लिखे थे बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था राष्ट्रीय गीत। और राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय गान लिखा है। तो चलिए इस प्रश्न का सही जवाब बता देते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों
65 सेकेंड। 65 सेकेंड में दोस्तों राष्ट्रीय गीत को गाने का कितना समय है? 65 सेकेंड। और 52 सेकेंड में राष्ट्रीय गान गाया जाता है। जो राष्ट्रीय गान है, जो नेशनल एंथम, जो जन गण मन है, उसको हम लोग राष्ट्रीय गान बोलते हैं, और जो वंदे मातरम जो है उसको हम लोग राष्ट्रीय गीत बोलते हैं। तो राष्ट्रीय गीत 65 सेकेंड में दोस्तों, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? देखिए, आप लोग हमेशा दक्षिणतम बिंदु के बारे में तो बहुत सारा सवाल देखे होंगे, लेकिन इससे भी सवाल बनाते हैं कि निम्न में से पूर्वी बिंदु कौन सा है। तो दोस्तों ऑप्शन है गुहार मोती, इंदिरा कॉल, किबिथु या इंदिरा पॉइंट। तो दोस्तों निम्न में से भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, देखिए दक्षिणी बिंदु तो आप लोग को पता ही होगा, दक्षिणी बिंदु में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि इंदिरा पॉइंट होता है, लेकिन चलिए पूर्वी बिंदु पूछ रहा है सवाल में, तो पूर्वी बिंदु आप लोग बता दीजिए। चलिए मैं बताता हूँ, पूर्वी बिंदु है दोस्तों किबिथु। किबिथु कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। सबसे पूर्व में कौन सा हमारा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश, तो ऑब्वियस है कि वहीं पे होगा, तो किबिथु हो जाएगा सबसे पूर्वी बिंदु। तो बाकी सब नामों पे भी विचार कर लेते हैं कि ये कौन सा है। तो गुहार मोती दोस्तों ये हमारा सबसे वेस्टर्न पॉइंट है, सबसे वेस्टर्न पॉइंट है गुहार मोती। ये कहाँ पे है? गुजरात के कच्छ जिले में, गुजरात के कच्छ जिले में है। इंदिरा कॉल कहाँ है? तो ये सबसे उत्तरी पॉइंट है, सॉरी नॉर्थ पॉइंट है इंदिरा कॉल। ये किस राज्य, ये किस में है? तो ये है लद्दाख, जो केंद्र शासित प्रदेश है, जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पे है कि इंदिरा कॉल जो है सबसे उत्तरी बिंदु है। और इंदिरा पॉइंट आप लोग को पता ही है, ये ग्रेट निकोबार में है सबसे दक्षिणी बिंदु। सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? साउथ में है जो इंदिरा पॉइंट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा किबिथु। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? हम लोग जानते हैं पृथ्वी की 2 गति होती है, तो चलिए पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? ऑप्शन देख लेते हैं, परिभ्रमण, परिक्रमण, ए एंड बी या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन है परिभ्रमण, परिक्रमण, ए एंड बी या इनमें से कोई नहीं। इंग्लिश में बोल देता हूँ, परिभ्रमण हो जाएगा दोस्तों, परिभ्रमण का इंग्लिश हो जाएगा रोटेशन, और परिक्रमण हो जाएगा रिवॉल्यूशन। तो चलिए इसका सही जवाब मैं बता दे रहा हूँ। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, इसका परिक्रमण जो है, रिवॉल्यूशन जो है दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा परिक्रमण। परिक्रमण जो है सही जवाब है। तो परिक्रमण की वजह से पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन, देखिए आजकल ऋतु परिवर्तन हो गया है। बारिश का मौसम था और उसके बाद सर्दी प्रारंभ हो गई है। सर्दी तो वैसे ज़्यादा नहीं पड़ रही है, लेकिन सर्दी प्रारंभ हो गई है। तो ये किसके वजह से अगर सर्दी आई होगी बरसात के बाद, तो ये परिक्रमण की वजह से। परिक्रमण क्या है कि ये मान लीजिए सन है, तो पृथ्वी चारों तरफ सन के घूमती है, इसी की वजह से परिक्रमण गति की वजह से मौसम में चेंजेज आते हैं। तो अब परिभ्रमण क्या है? तो परिभ्रमण क्या है दोस्तों कि पृथ्वी अपने अक्ष पे, ये जो अक्ष है इसी अक्ष पे दोस्तों पूरब से पश्चिम की तरफ, परिक्रमण क्या है? पूरब से पश्चिम की तरफ, तो ये अपने अक्ष पे ही घूमती है, जिसकी वजह से क्या होता है? डे एंड नाइट होते हैं। परिक्रमण गति की वजह, परिभ्रमण की वजह, सॉरी रोटेशन की वजह से क्या होते हैं? डे और नाइट, और परिक्रमण की वजह से होते हैं वेदर में चेंजेज होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि चंद्रमा का प्रकाश, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत कम लोग, शायद ऐसा सवाल पहली बार आप लोग या बहुत कम लोग देखे होंगे कि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर निम्न में से कितने समय में पहुंचता है? तो जो मून लाइट है, जो रात में चंद्रमा दिखता है, इसका लाइट जो है वो अर्थ पर कितने देर में पहुंच जाता है? जैसे सूर्य का प्रकाश हम लोगों ने पढ़ रखा है कि सूर्य का प्रकाश फलाना इतने सेकंड में पहुंच जाता है, तो उसी तरीके से चंद्रमा का प्रकाश कितने समय में पहुंचता है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। 8.3 सेकंड यहाँ पे दिया हुआ है, 1.3 मिनट, 8.3 मिनट, 1.3 मिनट, 1.3 सेकंड और 8.3 सेकंड। चलिए इसका सही जवाब बता देता हूँ। इसका सही जवाब है दोस्तों सी, ऑप्शन सी, 1.3 सेकंड में चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंच जाता है। 1.3 सेकंड में दोस्तों चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंच जाता है। और सूर्य का प्रकाश दोस्तों, तो यहाँ पे ए जो ऑप्शन है, 8.3 मिनट में सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पृथ्वी पर पहुंच जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय पहुंचता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा 1.3 सेकंड, ऑप्शन सी। बहुत इंपॉर्टेंट है और सवाल हो सकता है इस बार एनटीपीसी में ये पूछे, तो आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा आखिरी प्रश्न है इस डिस्कशन का, हमारा आखिरी प्रश्न है कि पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? पृथ्वी एवं सूर्य के बीच के अधिकतम दूरी को, सबसे दूर जब पृथ्वी और सूर्य जो अर्थ, जो ये जो सन है और ये जो अर्थ है, तो इसकी जो अधिकतम दूरी जो होगी, अधिकतम दूरी, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन है अपसौर, सौर दिवस, उपसौर या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, छूट गया यहाँ पे, प्रिंटिंग है, मिस्टेक है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, आप लोग डी रख लीजिएगा, नन ऑफ द एबव। तो चलिए पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं दोस्तों? अपसौर, सौर दिवस, उपसौर या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब है, मैं बता देता हूँ। इस प्रश्न का सही जवाब है अपसौर दोस्तों, अपसौर। अपसौर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एपीहेलियन बोलते हैं, एपीहेलियन।
एपीहेलियन बोलते हैं, इंग्लिश में एपीहेलियन बोलते हैं अपसौर को। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। जब सूर्य और पृथ्वी सबसे दूर होती है, सूर्य की दोस्तों चार स्थितियाँ होती हैं। तो मैं बता देता हूँ, ये जैसे मान लीजिए ये सन है, तो यहाँ पे जब पृथ्वी होती है और यहाँ पे होती है, तो ये जो दूरी होती है दोस्तों, ये सबसे दूर की होती है, और ये होती है नज़दीक होती है। ये कब होती है? ये होती है 4 जुलाई को, गर्मी के समय में सबसे दूर होती है। और ये जो होती है 3 जनवरी अभी जो हमारा बीता है दोस्तों, इस दिन सूर्य जो रहा, पृथ्वी जो रही होगी वो सूर्य से सबसे नज़दीक। तो सबसे दूर जो होती है इसको अपसौर बोलते हैं, सबसे नज़दीक जो होती है इसको उपसौर बोलते हैं। तो उपसौर को क्या बोलते हैं? पेरीहेलियन। उपसौर को हम लोग पेरीहेलियन बोलते हैं, अपसौर को एपीहेलियन। अपसौर होता है 4 जुलाई को, उपसौर होता है 3 जनवरी को दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25, जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है, इसका सही जवाब है अपसौर। अपसौर एपीहेलियन जो है ये 4 जुलाई को होता है, तो ये हो जाएगा सही जवाब अपसौर। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने 25 पूरे अपने 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा किसके कितने प्रश्न सही हुए। कट ऑफ 18 था, कट ऑफ 18 था। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोग कितने प्रश्न सही हुए। उम्मीद है कि आप लोग को प्रश्न अच्छे लगे होंगे, और ये सीरीज काफ़ी पसंद आया होगा। डिस्कशन दोस्तों ऐसे ही हम लोग करेंगे, एक एक ऑप्शन को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि एक तरीके से अगर कॉन्सेप्ट एग्जाम बहुत नज़दीक है तो कॉन्सेप्ट का टाइम नहीं भी है, तो हम लोग प्रश्न के माध्यम से कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेंगे दोस्तों। अगर यहाँ तक आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा दोस्तों। तो इसको आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अपने दोस्तों को भी बताइए कि यहाँ पे इतने अच्छे कंटेंट मिल रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ तक देखें तो सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं और अच्छी वीडियो लेके आ सकूँ। चलिए दोस्तों, यहाँ तक अगर आप लोग देख चुके हैं तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग।